नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। अब गैर वन क्षेत्रों पर बांस के पेड़ को काटने या इसकी ढुलाई के लिए अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्यसभा ने 27 दिसंबर को वन संशोधन विधेयक को पास कर दिया है, जो लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है, जिसमें गैर वन भूमि में लगाए गए बांस को वृक्ष की परिभाषा से छूट देने का प्रावधान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत इसे पेड़ माना गया था और इसीलिए इसकी कटाई और ढुलाई के लिए परमिट की आवश्यकता होती थी। पर्यावरण एवं वन मंत्री हर्षवर्धन ने भारतीय वन कानून संशोधन विधेयक 2017 पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने 9 दशक पुराने कानून में संशोधन के बारे में कभी विचार नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है और भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। प्लास्टिक क्रांति के कारण बांस और जूट आधारित कुटीर और लघु उद्योग दम तोड़ रहे हैं और इस सब के बावजूद आज भी भारत की ग्रामीण आबादी बांस से घरेलू उपयोग की बहुत से सामान बनाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांस पर्यावरण का गहरा मित्र है और पर्यावरणविद इसे हरा सोना भी कहते हैं। बांस उच्च मात्रा में जीवनदायी ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। बांस में उच्च तीव्रता के रेडिएशन को सोखने की अद्भुत क्षमता है। आज जानेंगे कि नए कानून बनने के बाद, यानी कि बदलाव के बाद, जिसमें अब बांस घास की श्रेणी में आएगा, पेड़ की श्रेणी में नहीं होगा, इसका फायदा किसे, कितना और कैसे होगा। साथ ही संशोधन के पीछे जो विरोध था उसके तर्क कितने मजबूत या कितने कमजोर हैं। हमारे साथ हैं 4 बेहद खास मेहमान। हमारे साथ राम विचार नेताम साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी से आपका स्वागत है। टमटा साहब हैं, कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अलका भार्गव हमारे साथ हैं, कृषि मंत्रालय से, आपका स्वागत है मैम। और मेरी सहयोगी अरविंद कुमार सिंह हैं, वरिष्ठ सहायक संपादक राज्यसभा टीवी। अरविंद जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में नेताम साहब आपसे करना चाहूँगा, 90 बरस पहले जो कानून था वो आखिरकार आज मैं कहूँ कि उसे बदल दिया इस सरकार ने। एक बड़ा हिस्सा, खासकर उत्तर पूर्व के राज्यों को मैं देखूँ जिनकी आमदनी या आजीविका बांस के सहारे चलती है, इस बदलाव के बाद आप क्या उम्मीद करते हैं और किस तरीके से ये किसानों को या उन इलाकों में सहायता पहुंचाएगा, आय को बढ़ाने के लिहाज से या फिर दूसरे संसाधनों के लिहाज से? सचान साहब, निश्चित तौर पे ये जो निर्णय है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। वर्षों से मैं भी ट्राइबल समुदाय का ही हूँ और वर्षों से मैं विधानसभाओं में भी रहा। वहाँ समय समय पे हमने इस बात को भी रखा, मांग रखता रहा कि भाई बांस को कम से कम छूट दिया जाए। जो अपने दैनिक उपयोग के लिए भी कुछ काम करने के लिए लाते हैं, कोई व्यवसाय के लिए लाते हैं, कोई धार्मिक आयोजन के लिए लाते हैं, कोई अन्य अनुष्ठान के लिए भी बांस का उपयोगिता है, उस काम के लिए भी लाते हैं, तो वहाँ भी उन्हें वन अधिकारियों के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा जो है प्रताड़ित किया जाता था। टीपी परमिट उन्हें लेना पड़ता था, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। तो ये जो निर्णय हुआ, मैं समझता हूँ कि वास्तव में ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय से लाखों करोड़ों ट्राइबल के साथ साथ में इस व्यवसाय से जितने जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए एक कहना चाहिए कि विकास करने के लिए, उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने काम को और अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। मैं स्वागत करता हूं। क्या आदिवासी इलाकों में बात करूं, क्योंकि आरोप कई सारे लगे इस जब चर्चा हुई लोकसभा में और राज्यसभा में, क्या आजीविका के लिहाज से बेहद अहम है और ये तस्वीर बदलेगा जब उसकी खेती के तौर पर इसे जब छूट मिल रही है? तो निश्चित तौर पे आजीविका के साथ ही जुड़ा हुआ है। हमारे अकेले छत्तीसगढ़ में ही बांस से संबंधित बहुत सारे कुटीर उद्योग जैसे काम हो रहे हैं। लोग को ऐसा स्किल उनका डेवलप कर दिया गया है कि आज हमारे यहाँ से अकेले छत्तीसगढ़ से जो अगरबत्ती के काड़ी बनते हैं उसकी सप्लाई हो रही है। अन्य जगहों में जो उसके कुर्सी से लेकर के बाकी फर्नीचर से लेकर के घर के सजावट से लेकर के ये सब काम हो रहे हैं। तो इससे निश्चित तौर पे उनका एक आजीविका का भी एक साधन में थोड़ा बहुत कुछ बाधा आता था, तो वो बाधा तस्वीर बदल जाएगी साहब, और उससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा कि हम जंगल में यद्यपि अब बांस कम बचे हैं, तो अब जो है अब उन्हें प्रमोट करने का उसे भी
अवसर मिलेगा। अपने जो ऊसर ज़मीन बचे हुए हैं, खाली ज़मीनें बची हुई हैं, सरकार की खाली ज़मीनें बचे हुए हैं, उन ज़मीनों में भी वनीकरण करके बांस का प्लांटेशन करके पौधा लगा करके उसे तैयार करके, यानी कई अलग अलग एस्पेक्ट हैं आप कह रहे हैं जिस पर इस पर बदलाव होगा। चंद्रा साहब, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया कई अलग अलग वजहों के चलते, आप लोगों का तर्क था कि इसके जरिए कुछ खास बदलेगा नहीं, बल्कि जंगल में जो बांस हैं वो भी शायद उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे। ये जो आशंका है, इसके पीछे दम क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, जो बड़ी बात है, जो एहताम साहब कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे ट्राइबल है। मंत्री जी ने कहा कि इससे किसानों की आमदनी दूनी होगी। यूपीए 2 में फर्स्ट में ही जब गवर्नमेंट बनी थी तो उस समय फॉरेस्ट, ट्राइबल, नॉन फॉरेस्ट ड्वेलर के संदर्भ में बहुत ही एक ऐतिहासिक कानून बनाया गया था, जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट है, जिसको वनाधिकार कानून के रूप से देश जानता है। और उसी समय ये बांस को, बम्बू को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में की श्रेणी में रख दिया गया था। उस समय भी ये सवाल आया था कि इसको बांस ग्रास है तो इसको कहते ट्री की, फॉरेस्ट की परिभाषा, ट्री की परिभाषा से हटा दिया जाए। उस समय तत्कालीन हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि 1900 एक्ट के बाद जो लेटेस्ट एक्ट बना, और प्रेसिडेंट यही है, जब लेटेस्ट एक्ट बन जाता है तो जो वो डेफिनेशन पार्लियामेंट तय करती है तो उसके हिसाब से वही देश का कानून बन जाता है। उसके हिसाब से अब आपका जो बम्बू है ये माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। कांग्रेस की आशंका इसलिए है कि देखिए, जो प्राइवेट स्पेयर में जो जिसमें नॉन फॉरेस्ट एरिया में जिस बम्बू को ट्री की परिभाषा से हटा दिया, वो देश के मात्र 6% एरिया में है। बाकी 94% अभी भी वो फॉरेस्ट एरिया में बम्बू एज ए ट्री के रूप में, जंगल उत्पाद के रूप में होगा। इसलिए वहाँ से आपको फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार का उद्देश्य कहीं दूसरी जगह है। सरकार इस देश में उद्योगपतियों, कॉरपोरेट जगहों के दबाव में है। वो हमेशा लगातार, जब से 2014 से मोदी सरकार आई है, इसमें कॉरपोरेट दबाव कहाँ पर आ रहा है? मैं यही कह रहा हूँ कि खेती के क्षेत्र में देखिए, सरकार को किसी ने भी बम्बू के प्लांटेशन को आगे बढ़ाने की रोका नहीं है। हमने कहा था हमारे पास तो लक्ष्य है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में, आप खेती नहीं कर सकते। अगर खेती आप करते हैं उसको काटेंगे, किसान खेती भी कर सकता है। नहीं, ले जाने खेती में अभी भी बम्बू पर, खेती पर कहीं पर वो नहीं है, सिर्फ उसके आने जाने मार्केटिंग में था कि आप उसको अनुमति लेंगे। ये तो आज भी रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या एग्रीकल्चर लैंड जो सीमित है, आप निश्चित रूप से चाहेंगे कि जो कॉर्पोरेट जगह किसानों को एक तरह से धकेला कि आप इसकी ओर बढ़िए? ये प्रश्न आ रहा है, क्योंकि ये प्रश्न आज ही नहीं है। ये मैंने उसमें अपनी पार्लियामेंट में कहा भी था। नील की खेती जब हुई थी उस समय भी वहां के तत्कालीन ब्रिटिश उद्योग ने जबरदस्त, एक मिनट में गया, किसानों को जबरदस्ती नील उत्पादन के क्षेत्र में धकेला था। इसलिए हमारा कहना था, जब ऑलरेडी फॉरेस्ट बम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में है, तो जब वो ऑलरेडी है तो इस चेंज से तो कोई बुनियादी अंतर आने वाला अगर इससे अंतर नहीं आने वाला टंडा साहब, तो फिर 21 मार्च कोई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा। 21 मार्च 2011 आपकी सरकार थी और मंत्री थे जयराम रमेश जी। उन्होंने पत्र राज्य सरकारों को लिखा था। उसकी एक लास्ट लाइन में आपको कोट करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और ये राज्यों को हिदायत दी थी, संदेश दिया था, और उसके पीछे तर्क दिया गया था कि इससे नए सोर्स ऑफ इनकम ग्रामीणों के लिए जगेंगे। अगर उसी को कानून में बदला जा रहा है तो फिर उद्योगपतियों की आशंका आपको नहीं लगता कि निर्मूल है? मैं इसी पॉइंट पर इसलिए कह रहा हूं कि कानून तो ऑलरेडी बन चुका है ना। उस समय फॉरेस्ट राइट एक्ट में हमारा कहना है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट में जब बम्बू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आ चुका है, लेकिन ये नया कानून, उसमें तकनीक में बताता हूँ, तकनीकी जो फर्क, जो जहां तक मेरी जानकारी है, उसके कल्टीवेशन, उसके काटने के बाद परिवहन, इन दोनों के लिए आपको फॉरेस्ट की परमिशन चाहिए थी, और अब इस नए कानून के बाद ये परमिशन नहीं चाहिए। देखिए, एक चीज है, आप कह रहे नहीं चाहिए, लेकिन बाहरी रूप से जब फॉरेस्ट के एरिया से बाजार में निकलेगा तो कौन से उस फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये होगा कि ये जंगल की में उगाया गया है या खेत में उगाया गया? ये वही बात है कि अगर हम चोरी के डर से दुकानों को खोलना ही बंद कर दें, बुनियादी रूप तो फिर हम आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हमारा शंका है कि
कानून में परिवर्तन के पीछे सरकार का उद्देश्य जो घोषित है वो नहीं है, कोई इतर है। नहीं, इसलिए चलिए आपकी आशंका है, लेकिन मैंने उसे इसीलिए कहा कि जो पॉइंट है भार्गव जी, मैम, जो 2006 में आपका एक विभाग बना बैम्बू मिशन, जिसके उद्देश्य था कि इसको बढ़ाया जाए और किसानों की आमदनी का एक सोर्स ही हो सकता है, क्योंकि 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट इससे बनते हैं और जिसके साथ बहुत ही, जो मैं कहूँ कि मध्य या निम्न वर्ग से गांव के लोग हैं वो उससे जुड़े रहते हैं। 2006 के बाद क्या पोजीशन है अब तक, और आज जो बदलाव है इससे ये बढ़ेगा या फिर जो टमटा साहब या ऐसे कई सांसदों की आशंका है वो मजबूत होगी? हाँ, आपने सही कहा। 2006 में ये नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च हुआ था, लेकिन तब के मिशन में और अब जो सोच है उसमें ये फ़र्क है कि तब बेसिकली प्रोडक्शन कल्टीवेशन पे ज़्यादा फोकस था और थोड़ा बहुत हैंडीक्राफ्ट वाला वैल्यू एडिशन था। तो इसमें पूरा जो अब हम लोग ने स्ट्रक्चर बनाया है उसमें वैल्यू चेन बेस्ड है कि मतलब इधर जंगल में भी लगाया जाएगा, प्राइवेट लैंड पे लगाया जाएगा, खेती में लगाया जाएगा। लेकिन जो आपने टमटा साहब जो थोड़ा सा आशंका थी कि ये एग्रीकल्चर लैंड डाइवर्ट होगी, ये बिल्कुल हम लोग की मंशा नहीं है, क्योंकि बांस तो कल्चरेबल वेस्टलैंड पे भी निकल आएगा। बिल्कुल। और जो एक और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हर मेड़ पे पेड़, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री में भी बैम्बू आ जाएगा। तो बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि अच्छी जो खेती की ज़मीन है उसको डाइवर्ट करके बांस लगाया जाए। लेकिन जो आज जो अमेंडमेंट पारित हुआ है इससे ये फ़ायदा होगा कि, और उसके साथ जो हम लोग मार्केट लिंक अप कर रहे हैं उसमें ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको उगाने में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ये था कि उगाते भी थे लेकिन मार्केट नहीं था, और जो वो उगाते थे वो मार्केट के लिए, इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त नहीं होता था, क्योंकि स्पीशीज़ जैसे हम लोग के देश में करीब 136 स्पीशीज़ हैं बांस की, जो ज़्यादातर जंगल में है और थोड़ी मात्रा में बाहर है। लेकिन जो इंडस्ट्री को चाहिए वो हार्डली 5 या 6 मेजर स्पीशीज़ हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए। जैसे अगरबत्ती के लिए एक बैम्बूसा टुल्डा करके स्पीशीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आता है। तो इसलिए हम लोग ये प्रोत्साहित करेंगे किसान को कि आप वही लगाइए जो इंडस्ट्री को चाहिए। और इंडस्ट्री से भी बात हो रही है कि वो बायबैक अरेंजमेंट हो, वो उनको टेक्नोलॉजी दें, वो उनको अच्छे प्रजाति के प्लांटिंग मटेरियल दें, क्योंकि एक और हमारी बांस की में समस्या है कि हम लोग इससे जो नए प्रावधान हैं, लाने, ले जाने, काटने की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, इससे आपको लगता है ये एक हर्डल था पहले? बहुत, इस अमेंडमेंट के बाद तो जैसे एक उत्साह का लहर फैल गया है कृषि क्षेत्र में भी और इंडस्ट्री की तरफ से। चलिए अरविंद जी, क्योंकि आप लंबे अरसे से खेती को देख रहे हैं, उससे जुड़ी नीतियों को देख रहे हैं, अलग अलग आशंकाएं होती हैं, मैं आपके नज़रिए समझना चाहूँगा। भारत में जिस तरीके का उत्पादन है, करीब 790 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें करीब 140 के आसपास जो बांस का वन क्षेत्र है, 94% टोटल का कहा जा रहा है, वो आंकड़े अलग भी हो सकते हैं। खेती अगर बांस की होगी और बांस के लिए परमिशन नहीं लेनी होगी, तो आपकी नज़र में आम जनता, यानी कि जो गांव या गरीब या किसान लोग हैं, खासकर पर उन इलाकों में जहां पर इसकी खेती के लिए अनुकूल वातावरण है, क्या बदलेगा, या फिर जो टमटा साहब या फिर कांग्रेस या कई सांसदों का ये आशंका है कि इससे बदलेगा कुछ नहीं, बल्कि जो जंगल का बांस था ये खत्म होगा? देखिए कविन जी, जहाँ तक बांस की बात है तो अभी जो इसका मुझे जो लगता है कि सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो होना है जिस कम्युनिटी को, वो हमारी जो है ट्राइबल कम्युनिटी है, मुझे लग रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झेला है उन्होंने। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में वो लिया गया है, लेकिन अगर जब तक ये संशोधन नहीं होता तब तक जो इसके लाने ले जाने में जो तकनीकी बाधाएं थी जो है, आप इंटर स्टेट तो छोड़ दीजिए, आप इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट भी, मैंने आप कितनी जगह जगह वन चौकियाँ बनी हुई हैं, रोकते थे और वो नुकसान पहुंचाते। तो अभी क्या है कि जैसे मैडम ने कहा है एग्रो फॉरेस्ट्री, तो अब आप अगर यूकलिप्टस लेके जा रहे हैं या इस तरह के और पौधे लेकर, पेड़ लेकर के जा रहे हैं, तो रोकता नहीं ना कोई उसको। दूसरी चीज़ ये है कि कागज़ उद्योग जो हमारा है, जिसको बहुत अच्छे किस्म का जो है कागज़ बनाने के लिए जो हमारी टेक्स्ट बुक है, उसमें बच्चों के लिए जो वो कागज़ सबसे अच्छा बनता है बांस से, और बांस की सबसे ज़्यादा जो वैराइटीज़ हैं नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, पूर्वोत्तर भारत में। तो आपने ये देखा होगा कि इस बीच में इतने हर्डल आए हैं कि जो खासतौर पर वन अधिनियम के चलते पूरा हमारा जो कागज़ उद्योग है वो डगमगा गया है, और जो
जो बम्बू बेस नहीं है, जो जहाँ मान लीजिए लकड़ियों से आधारित जो है, उनके जो कच्चे माल की कीमत वो आधी से ज़्यादा हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि जैसे मैडम ने ये कहा है, ये जो अभी जो है एग्रो फॉरेस्ट्री की तरह जिसमें वेस्ट लैंड है उसका यूज हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो कि रिच डिविडेंड देंगी, क्योंकि बांस के पैदा होने में ऐसी ही है जैसे यूकेलिप्टिस है, 4-5 साल में जो है वो अपना प्रोडक्ट दे देगा और रिसर्च और डेवलपमेंट में भी काम होगा, क्योंकि अब एक तरह से खुले वातावरण में बांस आया है। ये ठीक है, 1500 तरीके का उपयोग हो रहा है और वो अब ये जो है आदिवासियों का जो हस्तशिल्प है उसका बहुत तेज़ी से विकास होगा। मैंने पिछले बार देखा है त्रिपुरा ने इस दिशा में बहुत काम किया है और वो करीब करीब जो है पिछले 3 सालों में 2 गुना, 125-150 करोड़ रुपए का वो त्रिपुरा जैसा छोटा सा राज्य जो है वो बांस के उत्पादों को ले जा रहा है बाहर। कई छोटे राज्य इसके जरिए, मुझे लगता है पूर्वोत्तर भारत में जहाँ की 55-56 प्रजाति के बांस मिलते हैं, आगे अकेले असम में 22-23 हैं, त्रिपुरा में 16 हैं, नागालैंड है, इन सब सारे एरिया में मुझे लगता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको बहुत ज़्यादा बूम मिलने वाला है। और एग्रीकल्चर में भी, एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी क्या है ना, इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कविन जी कि जो मैम ने कहा राष्ट्रीय जो नेशनल बम्बू मिशन जो बना, उसमें अगर आप देखेंगे 2 राज्य हैं जहाँ ढंग से काम हुआ है, उसमें एक तो छत्तीसगढ़ है, दूसरा है मध्य प्रदेश। बाकी राज्यों में अभी नेशनल बम्बू मिशन, तो मुझे लग रहा है कि ये जो बम्बू मिशन है ये इसको छलांग लगाने की तैयारी में है, रफ्तार पकड़ेगा इसके बाद, आपको उम्मीद लग रही है? अच्छी जी, मुझे लगता है पॉजिटिव है ये। आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो बांस और उससे बने उत्पाद हैं, खासतौर पर कुटीर उद्योग के जरिए दुनिया में इसकी डिमांड, जो आंकड़े बताते हैं, करीब 37% बढ़ी है। चीन जैसे देश इसके एक बड़े कब्जेदार हैं, यानी कि करीब 60% कब्जा चीन जैसे देशों का है। और जहां से वैरायटी के लिहाज से सिर्फ 3 बड़ी वैरायटी दिखती हैं। हमारे पास वैरायटी, क्योंकि अलग अलग तापमान, टेम्परेचर पूरे देश में है, अलग अलग किस्म के बैम्बू यहाँ पर बांस होते हैं, हो सकते हैं खेती के लिहाज से। ऐसे में नेताम साहब, क्या अब ये सरकार आपकी बम्बू के जरिए, बांस के जरिए उन इलाकों की इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में बढ़ रही है या बढ़ चुकी है जहां पर कोई दूसरे विकल्प नहीं थे या फिर कमजोर थे? नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, मैं छत्तीसगढ़ के जिक्र हुआ है, छत्तीसगढ़ के कई सेंटरों में मैं स्वयं गया हूँ और मैंने देखा कि वहाँ हजारों हजार मजदूर वहाँ लग कर के काड़ी तैयार कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज पूरे देश में जितनी खपत है अकेले अगरबत्ती के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उतना हम काड़ी अपने यहाँ से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, उतना बना नहीं पा रहे हैं। तो अगर इसे अगर प्रमोट इस कानून से निश्चित तौर पे संशोधन होने से लोगों में एक जागरूकता भी आएगी, काफ़ी उत्साहजनक एक वातावरण का भी निर्माण होगा और इससे स्वयं जो है, क्योंकि जंगल के आधार पर तो सभी हो नहीं सकता, तो इसलिए स्वयं जो है उनका कहीं भी जो पथरीली ज़मीनें हैं, जगह बचे हुए हैं, या फिर गैर वानकी जो जगह फॉरेस्ट के भी कहीं पर पड़ा हुआ है, तो वहाँ प्लांटेशन अन्य तरह के प्रजातियां का पौधे लगाते हैं, तो उसके जगह में लोग तो बांस लगाएंगे और बांस से उसे इनकम जनरेट हो रहा है, सीधा लाभ हो रहा है। लेकिन तो जहाँ एक कुछ चेक का सिस्टम भी तो रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे निश्चित तौर पर कि देश में करप्शन अपने आप धीरे से घर कर लेता है जब कोई भी एक नया रास्ता दिखता है। नहीं, निश्चित तौर पे इसे मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन आज पहले के बनिस्पत अगर फॉरेस्ट अमला की अगर बात करें, देखें तो कई गुना जो है लोगों में इजाफा हुआ है, पोस्ट काफ़ी बढ़े हैं। तो फॉरेस्ट का ये फोर्स जो फाइटर फोर्स होता था, मैदानी अमला होता था, उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है और इतना कठोर कानून बन गया है कि आज कोई भी गाड़ी अगर फॉरेस्ट के एरिया में पकड़ में आ जाता है तो वहीं राजसात उसमें हो जाएगा। तो कई केसेस ऐसे आए हैं। इसलिए इस तरह से इस कानून को रोकने के लिए भी कहीं अगर गलत अगर उपयोग हो रहा है, उपयोग इसका कहीं तो उसे भी उसे उसके प्रावधान उत्साहित करने के लिए प्रावधान भी है। इसलिए इस तरह से जो आशंका व्यक्त की जा रही है, मैं समझता हूँ कि निर्मूल है और हकीकत से बिल्कुल कोसों दूर है। जिस तरीके से, क्योंकि एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो ये आशंका हो रही है कि क्योंकि ये फ्री कर दिया गया है तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि जो इंडस्ट्री को चाहिए बांस वो जंगलों में कम मात्रा में ही है। हम लोग उसी को निकालेंगे बाहर प्राइवेट लैंड में, जो बांस अमूमन जंगल में नहीं मिल रहे हैं। यानी कि हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये प्रजाति जंगल के अंदर की है या बाहर की है। और
जी देखिए, बुनियादी प्रश्न है। हमारे डिस्कशन में भी एक दो बातें बिल्कुल अलग आ रही है, और जब मंत्री जी संशोधन के लिए फॉरेस्ट एक्ट में प्रस्ताव लेकर गए, जो उन्होंने उद्देश्य बनाया, दो चीज़ें उन्होंने कहा। जब वो फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन की बात कर रहे थे, जिसके दो मेजर लाभ बता रहे थे, वो लाभ ये था कि एक तरफ वो कह रहे थे इससे किसानों की ट्रैवल की आय में बढ़ोतरी होगी, और दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि इससे ग्रीन जो कवर होगा, जो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है कि 33% पूरे राष्ट्रीय उसका एरिया का, जोग्राफिकल एरिया का में फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वो मिलेगा। उससे हमने भी सवाल है। एक तरफ देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है फॉरेस्ट एक्ट है, अगर आपको ग्रीन कवर बनाना है, को आगे बढ़ाना, जो हमारा इस समय 22-22.5% है, तो उसको अगर उस मूल फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन करके आपको एक योजना बनानी चाहिए थी कि हम 22-23% से हम 33% फॉरेस्ट में आगे बढ़ने के लिए क्या योजना, हमारी 5 ईयर 10 ईयर की कोई योजना है लॉन्ग टर्म की। हम सारे लोग लाभ बता रहे हैं कि इससे इंडस्ट्री को क्या क्या फ़ायदा होने जा रहा है। देख कौन कौन से हमारे पास ऐसे स्पेसिफिक चीज़ें हैं, वैरायटियाँ हैं जो इंडस्ट्री को फ़ायदा कर सकती हैं, जो अभी जो हमारी 94% या 90% ही कह ले जंगल एरिया में जो बांस है, वहाँ पर वो वैरायटी नहीं है, हमारा यहीं पर है। तो इसका मतलब ये पूरे जो एक्सरसाइज का उद्देश्य देश के अंदर बांसों के प्लांटेशन को अगर सपोज उसी को उसको बढ़ाने का नहीं है, नहीं तो वन मंत्री इस सवाल को लेकर के आते हैं कि जो फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, प्लस जो फॉरेस्ट की लैंड है, दोनों जगह हम एक साथ बांस के प्लांटेशन को आगे बढ़ाने की योजना बनाए थे। आपके पास जो वास्ट लैंड है, एक मिनट, जो वास्ट लैंड है उसमें जो आपको क्या कहते हैं साइंटिफिक लगती थी, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के माफिक लग सकती, आप उसका एरिया ला सकते थे। अब स्पेसिफिक रूप से एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम इस उद्देश्य से ग्रीन कवर बढ़ेगा, उस कवर ने तो बढ़ना नहीं है, क्योंकि वो तो कटिंग है, वो तो कटिंग है। आप तो इंडस्ट्री के लिए पर्पज से कह रहे हैं, नहीं, लेकिन हमारा यही कहना है, एक बेसिक उद्देश्य। मैं वक्त दो चीजें एक सेकंड में कहना चाहूँगा, इसीलिए हमको शंका इसीलिए हो रही है कि जब आप फायदे के गिनाने की बात करते हैं, तब आप उद्योग और इंडस्ट्री की ओर चले जाते हैं। दो पॉइंट आपने कहा, उसमें एक पॉइंट, इसलिए ये शंका, एक पॉइंट जो मैं, क्योंकि 2014 में 2013 की एडवाइजरी से मैं लगातार मैंने पढ़ी, जो आप लोगों की सरकार से लेकर आपकी सरकार ने भेजी है राज्यों को, जिसमें 24 राज्यों ने समर्थन किया था। मकसद ये है कि अगर 10% एरिया पर प्लांटेशन होता है तो पूरा का पूरा 10% में एक साथ कटिंग नहीं होती है, साइमल्टेनियसली यानी एक के बाद एक होती है। करीब 50% उस वक्त रहता है, यानी कि ग्रीन एरिया बढ़ना तय है। दूसरा जो मैडम मैं समझना चाहूँगा साथ में कि ग्रीन एरिया और दूसरा जो बार बार बात कही जा रही है कॉमर्शियल और वन क्षेत्र। नहीं, देखिए देश में लकड़ी की जो खपत है वो तो कम नहीं हो रही है, तो वो अभी जो हम लोग की खपत है वो ज़्यादातर वृक्षों से आ रही है, जिनका रोटेशन जो मेजॉरिटी होती है 40-45 साल। बैम्बू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बैम्बू के कॉम्पोजिट भी बन गए हैं, तो आप हर 4th ईयर 5th ईयर पे आप उसको काटिए और कॉम्पोजिट बनाइए, जो वो बिल्कुल लकड़ी इस तरह की बन जाती है। सो दिस इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर वुड। बड़े दूसरे पेड़ों पर दबाव कम होगा जी। और कंजर्वेशन की जो बात है, तो बैम्बू मिशन में दोनों चीज़ का ही हम लोग ये तालमेल रखेंगे कि जो घना जंगल है वहाँ पे कंजर्वेशन होगा, और जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए जो चिंता आपको है थोड़ा कि इंडस्ट्री ड्रिवन हो जाएगा, वो अलग है। लेकिन एक सेकंड बताइए, फार्मर को एग्रीकल्चर सेक्टर में जब आप बम्बू के लिए फार्मर को कहेंगे आपकी आय को बढ़ाने का सोच जाएगा, तो एग्रीकल्चर लैंड तो जाएगी, ट्राइबल लैंड तो कम एरिया में देश के अंदर जो फार्मिंग लैंड जाएगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ग्रीन इंडिया मिशन एक अलग प्रोग्राम है जिसके तहत पूरा कंजर्वेशन है, और ये इसमें बैम्बू मिशन में बैलेंस है कि कंजर्वेशन भी होगा और डेवलपमेंट भी होगा। किसी भी नियम या कानून के बाद आशंकाएं आनी स्वाभाविक हैं और आनी भी चाहिए, और लोकतंत्र में कहते हैं कि जो तमाम आशंकाएं हैं उनका निराधार सरकार की ओर से होना चाहिए। हमारी कोशिश थी कि इस नए नियम के बाद क्या बदलेगा, जो आशंकाएं वो कितनी मजबूत या निर्मूल है। नियम के लागू होने के बाद देखना अहम होगा कि सरकार का जो मकसद है किसानों की आमदनी को दोगुना करना, और साथ ही साथ उन इलाकों के लिए खासतौर पर जहां पर बांस की खेती अभी होती है, लेकिन तमाम कानूनी प्रावधानों के चलते किसान उसको बाजार तक नहीं ले जा पाता था और उसका सही दाम उसे नहीं मिलता था। आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देशांतर में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।